Hello everyone, welcome back to our philosophical essay series. So, today's topic is customary morality cannot be a guide to a modern life. So, now let's start. How will we provide a introduction and connecting to starting to ending. So, morality is what? It is like a water, must flow, and if it stagnate, it becomes poison. तो हमने फर्स्टली हमने क्या इंक्लूड किया? We have included phrase एंड देन वी आर सेइंग इंपॉर्टेंट कोड डाला उसके, फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया. दिस कोड फ्लैशेस, ये थॉट है आपका फ्लैश करता है क्रॉस माई माइंड एज आई वॉच्ड अ लिटिल गर्ल इन रूरल इंडिया बीइंग डिनाइड एजुकेशन सिंपली बिकॉज girls should stay at home, a belief deeply rooted in local tradition. What we have studied in our NCERT and all, we have studied this only. हालांकि हमने ऐसा रियलिटी में नहीं देखा हो, मे बी यू हैव बीन ब्रॉट अप इनटू अ रूरल इनटू अर्बन फैमिलीज, तो आपने ये चीज़ नहीं देखी हो, बट आपने क्या है पढ़ा तो ज़रूर है, तो आपको इसको कोट कर इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करोगे. आई वंडर्ड कैन अ सोसाइटी प्रोग्रेस इफ इट्स कंपास इज परमानेंटली फिक्स्ड टू द पास्ट. सोचने लगी मैं, आगे बोला. From Aristotle to Gandhi, thinkers have debated whether morality is timeless or adaptive. While customs provide stability, they can also shackle society when the world demands change, because currently world is demanding a change. In modern life, marked by rapid technology, human rights movements and global interconnectedness, morality must evolve or it risks becoming irrelevant, या फिर इसकी रिस्क सारी irrelevant हो गई है. Now understanding the core issues क्या है? Customary morality is the set of moral codes derived from the tradition, religious norms and the culture practices passed down towards generation to generation. Modern life, however, is dynamic, driven by reason, science, equality and human dignity. And the question is, can inherited moral framework guide us in this fast changing world, or do they need constant refinement? Historical lenses हम बताएंगे सीधा. When morality stood still, हिस्ट्री में ऑफर करती है हमें मल्टीपल रीजन. जैसे सती इन इंडिया क्या है, was once considered a moral duty for widows, and reformers like Raja Ram Mohan Roy challenged it and argued that morality must align with compassion and human right, not blind tradition. So you should never follow blind tradition. तो वही सब चीज़ें हमने लिखी. आगे abolition of slavery in the world in the 19th century shows how global morality shifted from seeing a slavery as a normal to recognizing it as an inhuman atrocity. जैसे अभी हमने अब जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अब हम क्या है मना करते हैं ना कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके बाद हम जैसे ट्रांसजेंडर्स को हीन भावना से देखते थे, उनको एकदम डिफरेंट कंटेक्स्ट में उनके लिए कोई इवन गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में उनके लिए कोई कॉलम मेंशन ही नहीं था, वो अपने जेंडर को मेंशन नहीं कर सकते. देखो वो प्रैक्टिकली गॉड हैज़ डन इनजस्टिस टू देम. उसके बाद में इवन गवर्नमेंट इज डूइंग द इनजस्टिस टू देम, लाइक सरकारी नॉर्म फॉर्म वगैरह कहीं पे भी आप नहीं डाल सकते हो. नाउ एटलीस्ट अब वो इतना सारा संघर्ष करने के बाद नाउ दे हैव गॉट दैट राइट, कि उनको वो राइट मिला है कि अपना मेंशन तो कर सकते हैं, हम बता तो सकते हैं कि हाँ वो ट्रांसजेंडर है, दे ऑल्सो गॉट अ इक्वल राइट्स. तो वही चीज़ ने वुमेन सफरेज मूवमेंट, आप उसको भी डाल सकते हो वुमेन सफरेज. तो सामने वाले को लगेगा हाँ ठीक है, एग्जामिनर को क्या लग रहा है कि इस बच्चे को नॉलेज है इस डेप्थ की एंड ही इज डाइविंग डीप, कि वो आराम से डीप में जाके सारी चीज़ें बता रहा है. हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी चीज़ें बताई हैं उसने. लाइक इन द वेस्ट ब्रोक सेंचुरीज ओल्ड मॉरल कोड्स रेस्ट्रिक्टेड वुमेन्स पब्लिक पार्टिसिपेशन. जैसे पहले वर्ल्ड में भी जाते थे तो वुमेन्स को किसी ने फ्रीडम दिया ही नहीं है. वर्ल्ड में बात करो चाहे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करो, अब क्या है वर्ल्ड ने आगे प्रोग्रेस करने का ऑप्शन दिए, पर इंडिया में आज भी यार कितनी सारी लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दी जाती हैं, आगे करियर में बढ़ने नहीं दिया जाता है, रास्ते की बेड़ी लगा दी जाती है, शादी नाम का डंडा उनके गले में टांग दिया जाता है कि लो जी शादी हुए. तुम्हारा लाइक बच्ची 30 या 22-23 की हुई नहीं कि शादी के लिए घर में शोर मचना शुरू हो जाता है, शादी कर दो. हर बात का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शादी, मैरिज इज द सॉल्यूशन. तो वो चीज़ गलत हो रही है ना, तो उस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे, बताएंगे. वुमेन्स पार्टिसिपेशन, तो ईच ऑफ दीज केसेस क्या प्रूव करते हैं दैट कस्टमरी मॉरलिटी ऑफन लैक्स बिहाइंड जस्टिस, इक्वालिटी एंड रेशनलिटी. बिकॉज एग्जामिनर आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, चेंज की उम्मीद कर रहा है. इसीलिए आपको सिलेक्शन तभी मिल पा रहा है जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो ना. सारी जनता एक जैसी है तो उस जैसे बनने के लिए तो आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा ना. आप में कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहती है,
आप में कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आगे प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए अच्छा है, इसीलिए ये टॉपिक दिया है उन्होंने। अगला फिलोसफिकल पॉइंट, फिलोसफी क्या है इसका, वाई मॉरलिटी मस्ट इवॉल्व, कांट्स का आइडियोलॉजी डालेंगे, ये हमने GS4 से उठाया है। तो कांट्स कैटेगरिकली इम्पेरेटिव बोलेंगे कि लाइक सेज मॉरलिटी मस्ट बी यूनिवर्सलाइज, इफ अ कस्टम कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन इट फेल्स द टेस्ट। जॉन स्टॉर्ट मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म डालेंगे इसको, और इनको भी हमने GS4 में थिंकर में पढ़ा है। तो ये अर्ज करेंगे अस टू चूज एक्शन दैट मैक्सिमाइज वेलबींग, कस्टम्स ऑफन इग्नोर कर देते हैं दिस when they perpetuate suffering. Ambedkar's calls for constitutional morality emphasize करता है that India's guiding moral code must be based on liberty, equality and fraternity, not just inherited traditions. Thus morality must be grounded in reason, empathy and justice rather than in unquestioned customs. अगला हम मॉडर्न लाइफ के कंटेक्स्ट में डालेंगे द न्यू मोरल लैंडस्केप क्या है। मॉडर्न लाइफ इज डिफाइंड बाय ग्लोबलाइजेशन, साइंटिफिक अचीवमेंट, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। पहला, डिफरेंट मॉरल कोड्स इंटरेक्ट एंड क्लैश। अगला, बायो एथिक्स, AI एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स रेज न्यू मॉरल क्वेश्चन। ह्यूमन राइट मूवमेंट में LGBTQ प्लस राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, माइनॉरिटी राइट्स चैलेंज करते हैं ओल्ड कस्टम को। इंडिविजुअल फ्रीडम, पीपल टुडे वैल्यू पर्सनल चॉइस ओवर अ कलेक्टिव डिक्टेट्स। कलेक्टिव डिक्टेट्स क्या है कि आपको, जैसे अभी करंट में जो कलेक्टिव डिक्टेट क्या है, नॉर्मली जैसे कि अभी न्यूज़ में चल भी रहा है रिसेंट में कि लिव इन रिलेशन वाला कलेक्टिव डिक्टेट है ना, उसमें कलेक्टिवली सोसाइटी क्या बोलती है, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, बट दे ऑल्सो हैव इंडिविजुअल फ्रीडम। हम किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम को हैम्पर नहीं कर सकते ना, ये तो संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उनको फ्रीडम दिया है कि हर किसी इंसान को जीने का अधिकार है अपने तरीके से, जब तक वो दूसरे को हार्म ना कर रहा हो। तो कलेक्टिव डिक्टेट्स हम उनको डिक्टेट नहीं कर सकते क्लियरली कि नहीं हमारे कंटेक्स्ट में गलत हो तो तुम्हें ये करना नहीं है भाई। उनको वो उनको नहीं गलत लग रहा, उनको ठीक लग रहा है तो लेट इट बी। दे नॉट हार्मिंग यू, आर दे हार्मिंग यू और एनीवन? नो, कुछ नहीं हार्म हो रहा। मे बी शायद आने वाले टाइम में इसको अगर अच्छे सेंस में देखें तो लाइक एक पर्सन सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है लिविंग में रह के, और आगे वो चल के डिसाइड करके अच्छे पॉजिटिव सेंस में लेके शादी कर रहे हैं। डाइवोर्स रेट क्या पता इसकी जो से इंडिया में जो 0.1 डाइवोर्स रेट है वो शायद क्या पता रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस हो सके। मे बी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हर चीज का देखने को मिलेगा अगर आपकी सोच पॉजिटिव है। तो कस्टमरी मॉरलिटी ऑफन रिजिड कर देती है, फेल्स टू एड्रेस दीज कॉम्प्लेक्सिटीज विदाउट एडेप्टेशन। नाउ अगला, डेंजर ऑफ बिल्डिंग फॉलोइंग कस्टमरी मॉरलिटी जस्ट लाइक सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम को सप्रेस करने की हर कोई कोशिश करता है, ईदर इन अ फैमिली और इन एवरीवेयर इन द सोसाइटी। नॉर्मली इसको कोशिश की जाती है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शन लिमिट कर देता है टैलेंट एंड चॉइसेस को। जैसे कि आपको आज भी देखोगे स्वीपर क्लास में नॉर्मली क्या है, जो स्वीपर करते हैं, स्वीप करते हैं, रोडों को साफ करते हैं या नालों को साफ करते हैं, दीज ऑल क्लास आर फ्रॉम अगेन SC/ST पीपल्स। तो इससे क्या हो गया, मे बी शायद उनको अगर अच्छी एजुकेशन मिल पाई होती, उनको अपॉर्चुनिटी मिली होती, वो सारे ऑप्शंस मिले होते, तो क्या पता उनमें से कुछ डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट मिले। अब हम वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जैसे प्रैक्टिसेस लाइक FGM, लाइक फीमेल जेनाइटल में म्यूटिलेशंस, जिसमें जस्टिफाई करते हैं बाई लाइक ट्रेडिशन हार्म वुमेन्स की डिग्निटी को हार्म कर देता है, नहीं करता है। रेजिस्टेंस टू साइंटिफिक प्रोग्रेस, लाइक साइंटिफिक प्रोग्रेस को रेजिस्ट नहीं करते हम, जैसे कि सम कस्टम्स रिजेक्ट लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजीज लाइक वैक्सीन्स वगैरह। जैसे कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे इश्यूज चले थे कि नहीं ये तो बेकार है, उस तरह से हमने उन सारे कंटेस्ट में डाल सकते हैं। सोशल फ्रेगमेंटेशन, कस्टम्स कैन प्रोवाइड व्हाट, कस्टम्स कैन डिवाइड सोसाइटीज इनटू प्योर एंड इम्प्योर ग्रुप्स लाइक लीडिंग टू इनइक्वालिटीज। व्हेन कस्टमरी मॉरलिटी स्टिल हेल्प, किस तरह से कैन हेल्प, नॉट ऑल ट्रेडिशन आर हार्मफुल, सम ऑफर टाइमलेस विजडम। जैसे कम्युनिटी केयर, जॉइंट फैमिली सिस्टम ऑफन प्रोवाइड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी देता है, आपको अकेले नहीं फील करते, सबसे बड़ी चीज़। और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होती है मेजॉरिटली, लाइक आप खाना बना रहे हो तो बच्चे को चाची देख ले रही है, आप कुछ और काम कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप बच्चे को फ्रीली लाइक बैग से घर से प्रेशर फ्री हो, क्या बच्चे को घर में संभालने वाले सब हैं, इतने सारे लोग हैं, सब देख ही लेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये बेनिफिट होता है। एनवायरमेंट एथिक्स में जैसे इंडिजिनस कस्टम्स ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रोटेक्ट करता है इकोसिस्टम को। फेस्टिवल रिचुअल्स जैसे दे स्टैंडर्ड सोशल बॉन्ड एंड इंटीग्रिटी,
दिल्ली वाले हर फेस्टिवल मनाना पसंद करते हैं, लाइक चाहे गणपति पूजा की बात कर लो, इधर यू टॉक अबाउट लोहड़ी, तो वो सब कुछ करते हैं। तो इससे क्या है, उनका जो सोशल बॉन्डिंग होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हो तो वहाँ ये फेस्टिवल्स बहुत ही लाइक ज़ील से, एंथुजियाज्म से काफ़ी अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और पहले से लाइक एवरीवन इज़ लाइक वेरी थ्रिल्ड टू सेलिब्रेट दैम। तो ये जो चैलेंज है, ये सब क्या है, टू चैलेंज इट टू प्रिजर्व द लाइफ अफर्मिंग एलिमेंट्स वाइल डिस्कार्डिंग द रिग्रेसिव वंस। द वे फॉरवर्ड आप किस तरह से लिखोगे, द ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी में, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ इन एडुकेशन टीच क्या करता है, यूथ टू रेस्पेक्ट कल्चर बट क्वेश्चन इनजस्टिस। रेस्पेक्ट तो करती हूँ मैं कल्चर को, आई रेस्पेक्ट एवरी कल्चर, बट आई डू क्वेश्चन वाई। तो आप ये चीज़ लिखो, क्यों, वाई। लीगल रिफॉर्म, लॉज मस्ट लीड मॉरलिटी एज सीन इन बैनिंग अनटचेबिलिटी और क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। ठीक है, आगे कल्चरल एडेप्टिवनेस, मॉडिफाई कस्टम्स टू अलाइन विद इक्वालिटी, इंक्लूसिव फेस्टिवल्स लेकर आओ कि नहीं वुमेन की ड्यूटी नहीं है, मेंस की भी ड्यूटी है। नेक्स्ट डायलॉग बिटवीन जनरेशन, एल्डर्स प्रिजर्व करते हैं मेमोरी को, एंड यूथ क्या लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है, यूथ ब्रिंग इनोवेशन। यूनिवर्सल एथिक्स, यहाँ पे ड्रॉ फ्रॉम अ ग्लोबल ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क टू सप्लीमेंट क्या चीज, टोटल लोकल ट्रेडिशंस। अगला रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दो, लाइक डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अ सेक्शन 377 इन इंडिया इन 2018 में, जिसने ओवरटर्न कर दिया कोलोनियल लॉ जस्टिफाई कर बाय आउटडेटेड मॉरलिटी एम्ब्रेसिंग अ इंडिविजुअल्स राइट। सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज हो गई इन यूएस में 2015 में, रीडिफाइन कर दिया मैरिज इन लाइन विद इक्वालिटी। स्वच्छ भारत मिशन में री इन्वेंटेड कर दिया द ओल्ड एज मॉरल वैल्यूज को क्लीनलीनेस से इनटू अ मॉडर्न पब्लिक हेल्थ। कंक्लूजन में आप लिखोगे लिविंग मॉरलिटी, द ओल्डर चेंज, ये चेंज है, इसको चेंज है, ओल्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, जहाँ पे टेनिसन्स वर्ल्ड जो है आप बेसिकली कैप्चर करता है द ट्रुथ दैट मॉरलिटी मस्ट बी लिविंग एंड ब्रीदिंग एंटिटी है। कस्टम्स आर रूट बट मॉडर्न वैल्यूज आर द ब्रांचेस रीचिंग द स्काई, रीचिंग फॉर द स्काई। अगर आपको स्काई पे जाना है तो आपको जो मॉडर्न वैल्यूज हैं उनके साथ में क्या है, बट रीच आप कस्टम्स के साथ तो नहीं रीच कर सकते, आपको मॉडर्न वैल्यू को अपनाना पड़ेगा। जैसे अभी जो करंट में अगर हम बात करते हैं, करंट में एआई की नॉलेज अगर आप नहीं लेते हो, अगर आपको एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसका यूज ही नहीं पता, तो हाउ विल यू रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड इज नाउ करंटली फोकस्ड ऑन एआई। नई चीज है वो, हर कोई उसको फोकस करे। जैसे पहले कभी कंप्यूटर आया होगा तब उस तरह से, जिस तरह से आज बिहेव करें लोग एआई को लेके, वैसे ही वो बिहेव लोगों ने पहले भी किया होगा। बट वर्ल्ड में आगे ग्लोबली कौन पहुंचे, जो कंप्यूटर को जानते थे, आगे जब जो एआई को जानेंगे वो पहुंचेंगे आगे, उनके करियर में उनको ऑप्शंस अच्छे मिलेंगे। तो नॉर्मली जो इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं, वही चीज़ हम इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर अ सोसाइटी टू थ्राइव मॉरलिटी मस्ट बी इवॉल्विंग कंपास है एंड गाइडिंग अस थ्रू अ न्यू चैलेंजेस व्हाइल ensuring the compassion, justice and human dignity remain as its core, and in the end customary morality can inform us but it cannot define us, ये define नहीं कर सकती। The moral code of the future will be those that honor both the wisdom of past and the demand of present। अब जरा देखो हिंदी में कैसे लिख सकते हैं इसको। अब ये उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, अगर मुझे सुनते हैं यहाँ पर, मुझे देखते हैं, तो ये उनके लिए, बिकॉज दे ऑल से कि हमारे पास में ऑप्शंस नहीं है, कोई हमारे पास फैकल्टी नहीं है जो हमें इस तरह से बताए कि हमारा प्री तो हमारा हर बार निकल जाता है, पर मेंस में हम एसए में नंबर नहीं फेच कर पाते, हम जीएस में नंबर फेच नहीं कर पाते। फॉर दैम एटलीस्ट मैं एसए का मैं रेगुलर बेसिस पे व्हेनेवर मैं अपलोड करूँगी, तब मैं एसए को जनरली हिंदी में कोशिश करूँगी। माई हिंदी इज़ नॉट दैट गुड, but I've tried. I have taken help from my bhabhi. I hope so it helps you. परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन के लिए मार्गदर्शक नहीं हो सकती। अब ये इंग्लिश वालों के लिए बेनिफिट दे सकती है आपके लिए कि इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने, जो हिंदी वाले उसमें ऊपर वाले में आपको नहीं देखने को मिला होगा इंग्लिश में। अब इसमें आप, इससे एक और चीज़ अच्छी हो जाएगी, आप जो हिंदी का जो एग्ज़ाम दोगे, जो लाइक जो आपका कंपलसरी एग्ज़ाम है, उसमें आपको हिंदी लिखने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। तो आगे, परंपरा एक दीपक है परंतु यह केवल
बीते हुए रास्तों को उजागर करता है, पिछले रास्तों को उजागर करता है ना। आने वाले मार्ग के लिए हमें नया प्रकाश चाहिए। यह कथन मेरे दादाजी अक्सर सुनाया करते थे। मेरे तो नहीं थे, पर यहाँ जो मैं एक कहानी बता रही हूँ, बिकॉज जब मैं पैदा हुई थी मेरे दादाजी तो आई थिंक जब मेरे पापा 6th में थे तभी चले गए थे भगवान जी के पास। तो आगे हम बात करते हैं कि बचपन में मुझे लगता था कि परंपरा यानी वही सही रास्ता और नैतिकता यानी अच्छाई की परिभाषा। लेकिन जब जीवन ने जटिल मोड़ लिए तब समझ आया कि परंपरागत नैतिकता पर परिस्थिति में लागू नहीं हो सकती। समाज बदलता है, तकनीक बदलती है और मानवीय संवेदनाएं भी। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या अतीत में गढ़ी नैतिकता आज के बहुआयामी, वैश्विक और डिजिटल युग में हमारे लिए दिशा सूचक बन सकती है? अगला, भूमिका में आप लिखोगे परंपरागत नैतिकता क्या है। परंपरागत नैतिकता वह नैतिक ढांचा है जो पीढ़ियों से समाज में चला आ रहा है, जिसे धर्म, संस्कृति, लोकाचार और रीति रिवाजों ने आकार दिया है। यह नैतिकता अक्सर सामूहिक अनुभव, धार्मिक शिक्षाओं और सामाजिक संरचना पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए भारत में बड़ों का सम्मान, स्त्रियों का घर तक सीमित रहना या जाति आधारित विवाह जैसी मान्यताएं लंबे समय तक नैतिक आचार संहिता मानी जाती रही हैं। लेकिन नैतिकता का मूल उद्देश्य समाज में अन्याय, समानता और मानवीय गरिमा की रक्षा करना। जब परंपरागत नैतिकता इन मूल्यों से टकराने लगे तब प्रश्न उठता है, क्या हमें इसे बदलना चाहिए? कथानक में आप समय के साथ बदलती नैतिकता में आप लिखोगे, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि परंपरागत नैतिकता स्थिर नहीं है। सती प्रथा कभी इसे पुण्य समझा जाता था, लेकिन आधुनिक नैतिकता के लिए अमानवीय माना और समाप्त किया। अस्पृश्यता परंपरागत नैतिकता के तहत इसे स्वीकार किया गया, परंतु संविधान ने इसे अपराध घोषित किया। महिलाओं की शिक्षा कभी इसे अनैतिक समझा जाता था, आज यह अधिकार और आवश्यकता दोनों है। इस बात का कारण यह है कि नैतिकता केवल परंपरा से नहीं बल्कि तर्क, मानवीय संवेदना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी संचालित होती है। दार्शनिक दृष्टिकोण आपका है, इमैनुअल कांत ने कहा है, नैतिकता का आधार तर्क है, ना कि केवल प्रथा। महात्मा गांधी ने भी माना कि परंपरा तभी टिकेगी जब वह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से मेल खाती है। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार नैतिकता का मूल्य इस बात से तय होता है कि वह अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख उत्पन्न करती है या नहीं। यह सभी विचार इस बात पर जोर देते हैं कि नैतिकता को समय के साथ परखा और नया रूप दिया जाना चाहिए। आधुनिक जीवन में नई चुनौतियां क्या क्या हैं? आज का समाज पहले से कहीं अधिक जटिल है। वैश्वीकरण, विभिन्न संस्कृतियों का मेल, जिसमें नई नैतिक दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा से जुड़े नैतिक प्रश्न, लैंगिक समानता, LGBTQ+ समुदाय के अधिकार जो परंपरागत नैतिकता से अक्सर टकराते हैं, पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई जो पुरानी औद्योगिक सोच से अलग नई नैतिकता की मांग करती है। इन परिस्थितियों में केवल परंपरा का सहारा लेना व्यवहारिक नहीं है। अगला कथा उदाहरण सोचिए, एक ग्रामीण परिवार की लड़की IT इंजीनियर बनकर बेंगलुरु में काम करती है। परंपरागत नैतिकता कहती है कि विवाह जल्दी हो जाए, घर संभाले और परिवार की इज्जत बनाए रखे, लेकिन आधुनिक जीवन उसे आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और करियर उन्मुख बनने का अवसर देता है। अगर वह केवल परंपरा का पालन करे तो उसकी प्रतिभा और सपने दोनों दब सकते हैं। जैसे कि आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं आज के बारे में, अभी करंट में क्या है, बहुत सारे 2-3 बाबा आ गए, मतलब धर्मगुरु, उन्होंने क्या बोल दिया कि लिविंग रिलेशन इज़ द बेस्ट। लड़कियां बाहर जाती हैं तो वो बेसिकली क्या है, लिविंग रिलेशन में कूद जाती हैं और वो गलत है। मे बी उनके कंटेक्स्ट को भूल जाओ। हम क्या है, हम UPSC के बच्चे हैं, हम सभी UPSC में आप पीयर हो रहे हो आप सभी लोग, तो नॉर्मली आपसे उम्मीद की जाती है कि आप
एक चेंज की उम्मीद करें, एक अच्छी पॉजिटिव चेंज की उम्मीद करते हैं आपसे। तो आप यहाँ कैसे लिखोगे कि ये सारी चीज़ें क्या है जो अभी करंट में चल रही हैं, ये जो गुरु धर्म गुरु कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो बेशक सही हो सकता है, मे बी उनके हिसाब से वो सही हो, हम उनको जज नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग कि हमने वहाँ उन्होंने क्या बोला कि ऐसे अनुरुद्धाचार्य क्या नाम है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट आई सेट मैं नेट सर्फिंग करी थी उस दिन कुछ, तो आई जस्ट हर्ड हिम कि नहीं, लड़कियों के बच्चों की शादी ना 21, 23, 22 तक कर देनी चाहिए। अब भैया 21, 23, 22 तक आप आदि बच्चों को तो पता ही नहीं होता ना करियर क्या बनाना है, लड़कों को भी नहीं पता होता करियर किस फील्ड में बनाना है और किस में बन जाएगा करियर उनका, और आधों को समझ ही नहीं आता है। आप उसमें कह रहे हो शादी कर दो कि मेरी तो हो गई थी, आपको भी कर देनी चाहिए। अब कितने परिवार हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में कितनी फैमिलियाँ हैं जो बहुओं को पढ़ाती हैं, कितनी है जो फ्रीडम देती हैं। शादी की बात आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना, नॉर्मली लड़कियों के कंधे पे तो जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है, अगर वो वर्किंग होती है तो भी, बाहर का भी और घर का भी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ लड़कों के ऊपर नहीं बढ़ता है, लड़कों के ऊपर भी बढ़ता है। इसलिए लड़कों को बोला जाता है कि पहले अपने करियर को बनाओ, उसके बाद शादी की उसी के बाद लड़कों की शादी की जाती है, और ये प्रैक्टिकल भी है। तो लड़कियों को क्यों नहीं ऐसा बनाओ कि वो भी पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद उनकी शादी की जाए। और उस बीच में जो तुमने सुना दिया, कहानी सुना दिया है लिविंग और उसकी, तो गलत है ना। ठीक है जो हो रहा है तो वो होने दो, उसका मतलब क्या, लड़कियों को रोक दो, बिड़ियाँ लगा दो, उनकी शादी नाम का उनके गले में पट्टा बांध दो, किसकी होते हैं कि भैया शादी कर दो। लीगल एज 21 है ना भैया, उससे तो पहले नहीं कर सकते तुम। सरकार ने लीगल एज 21 कर रखी है, सरकार ने लीगल एज 21 कर रखी है। वहाँ तो अब बाबा गुरु धर्म गुरु कुछ नहीं कर सकते, मतलब पेरेंट्स को ग्रेजुएट तो कराना ही पड़ेगा, ग्रेजुएशन ही चाहिए नॉर्मली। ग्रेजुएशन के बाद में लड़कियों की शादी करी दी जाती है। मेजोरिटी 90% फैमिलीज में आज भी ग्रेजुएशन के बाद तुरंत शादी होती है। बहुत ही कम फैमिलीज हैं जहां आज भी लाइक बच्चियों को ऑप्शन दिया जाता है, लड़कियों को, कि हाँ आप पढ़ो आगे, आप प्रोग्रेस करो, आप अपना करियर बनाओ। नॉर्म वरना पेरेंट्स का क्या है, मतलब बेटी बड़ी हुई नहीं कि उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, लड़की की शादी करनी है नॉट लड़के की। तो पॉइंट इज दैट वही सारी चीज़ आप लिखो, आपके मन में विचार आएंगे तब लिखो उन चीज़ों को, तो पालन करें। और उसकी बाद में सकारात्मक पक्ष क्या है, परंपरागत नैतिकता का योगदान। यह कहना गलत होगा कि परंपरागत नैतिकता का कोई महत्व नहीं है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं हम कि कोई महत्व नहीं है। यह सामाजिक स्थिरता बनाए रखती है, सामूहिक पहचान को मजबूत करती एवं यह नैतिक आधारपूर्ण संरचना प्रदान करती है, जिससे लोग पूरी तरह से अराजक ना हो जाएं। लेकिन इसे अंधानुकरण नहीं बल्कि विवेकपूर्ण अपनाने की आवश्यकता है। अपने सोच समझकर अपनाओ, ऐसे नहीं कि अंधविश्वास में बस चलते जा रहे हैं उस परंपरा के ऊपर। नकारात्मक पक्ष, जब परंपरा बाधा बनती है, यह समानता और न्याय में बाधा डाल सकती है। जैसे जातिवाद, आज भी हमारे शादियां जाति के नाम पर होती हैं। यह महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार को सीमित कर सकती हैं। ठीक है, अब यह वैज्ञानिक सोच को विकास को रोक सकती है। वैज्ञानिक सोच के विकास को तो परंपरागत नैतिकता मेजॉरिटी टाइम रोकती है। ठीक है, जब परंपरागत नैतिकता इन खतरों को जन्म देती है तो उसका सुधार आवश्यक हो जाता है। अगला, मैक्स वेबर ने परंपरागत प्राधिकरण को वर्णित करते हुए कहा कि यह केवल तब तक मान्य है जब तक लोग इसे वैध मानते हैं। एमाइल डर्कहाइम के अनुसार समाज में नैतिकता सामूहिक चेतना का हिस्सा है जो बदलते सामाजिक वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती है। इसका मतलब है कि नैतिकता को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप होना पड़ेगा। आगे के मार्ग के लिए हम बताएंगे संतुलित दृष्टिकोण, लाइक तर्क और परंपरा का संतुलन होना चाहिए। परंपरा को पूरी तरह त्यागना भी गलत है, पर अंधानुकरण, अंधे तरीके से उसको फॉलो करना भी क्या है, हानिकारक है। संवैधानिक मूल्यों को आधार बनाना, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये आधुनिक नैतिकता के स्तंभ हैं। शिक्षा और संवाद, नई नैतिकताओं के प्रति समाज को तैयार करना, सांस्कृतिक पुनर्व्याख्या में आप परंपरा को नई संदर्भ में ढालना। निष्कर्ष आप क्या निकला इन सबको करने के बाद, कहानी बताने के बाद, क्या परंपरा वह जड़ है जो हमें स्थिरता देती है और आधुनिक सोच वह पंख है जो हमें उड़ान देता है। केवल जड़ों में रहकर हम आगे नहीं बढ़ सकते और केवल पंखों से हम स्थिर नहीं रह सकते। परंपरागत नैतिकता हमें अतीत से जोड़ती है, परंतु आधुनिक जीवन में
चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नई तर्क संगत और मानवीय नैतिकता की आवश्यकता है। यही संतुलित मार्ग है जो हमें न अंधी परंपरा से बांधता है, ना ही हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान से काटता है। तो अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मत छोड़ो और परंपरागत नैतिकता को ना छोड़ते हुए आप मॉडर्निटी की तरफ में आगे बढ़ो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई समस्या ही होगी नहीं, होने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हम। ठीक है, तो वही सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर दिस फिलोसफिकल ऐसे हिंदी प्लस इंग्लिश। सो आई विल अटैच अ टाइमलाइन एंड उस टाइमलाइन में आपको पता लग जाएगा कि इसमें नीचे हिंदी है यहाँ से। ओके, तो जिनको हिंदी वाला देखना है वो हिंदी वाला देख सकते हैं, जिनको हिंदी इंग्लिश वाला देखना है दे कैन वॉच इंग्लिश वाला। सो दिस वे यू कैन सेव योर टाइम। सो टिल देन, till the next this essay, keep waiting. I'll try to post as soon as I'm able to do it. So for time being, bye bye, take care, see you soon.